घरों की दीवार से लेकर छतों में दरार के बाद लोगों में डर का माहौल। सीएम धामी ने भी प्रभावित घरों में पहुंचकर लोगों से की थी बातचीत। टेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट ने भी घटना पर जताई चिंता। इसी बीच कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, ये देखते हैं। पहले तो मैं आपसे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी, काफी लेट कर दिया आपने आपदा क्षेत्र में आने की। ठीक है। राजेश भंडारी जी को तो आप जानते ही, राजेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष हैं मुकेश नेगी जी, अनुकृति जी हैं, ये मिस उत्तराखंड इंडिया, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, ये प्रदेश युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और मैं आपका पुराना साथी हूँ। हम लोग सभी लोगों से मिले हैं और प्रभावित क्षेत्रों को देखा भी है। प्रभावित का पूरा शहर प्रभावित है और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरा जोशीमठ सिंक कर रहा है, डूब रहा, धंस रहा है। 609 घर अभी प्रशासन ने चिन्हित किए हैं, लेकिन संख्या इससे ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने जिसमें दरारें विजिबल हैं उन्हीं को ही चिन्हित किया है, जबकि ज़मीन में सभी जगह धंसाव है। और कुछ को खतरनाक मानते हुए उन्होंने विस्थापित भी किया है। 5,000 रुपया हेतु सहायता। जो पहली बात, जैसा सवाल आपने किया, जोशीमठ की स्थिति बहुत दिनों से चिंता का कारण बनी हुई थी। लोग उठा रहे थे, लेकिन 2-3 तारीख से जब प्रकृति ने या जमीन ने नीचे धरातल ने एक प्रबल चेतावनी दे दी, होटल टिल्ट कर गए, घरों में भयंकर दरारें आ गई। जो राज्य सरकार का रिस्पांस था वो बहुत धीमा था। उन्होंने स्थिति की गंभीरता के अनुरूप जो त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो केवल जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ करके और मैक्सिमम कमिश्नर को इन्वॉल्व करके छोड़ दिए। बल्कि इस बात से साफ होता है कि राज्य का आपदा प्रबंधन सचिव, जब मुख्यमंत्री की बैठक होती है उसके बाद निर्णय होता है कि आपदा प्रबंधन समिति के आपदा प्रबंधन सचिव जो है जोशीमठ पहुंचेंगे और विशेषज्ञों की टीम लेकर के जाएंगे और दूसरे दिन मुख्यमंत्री आते हैं। हम लोगों ने देहरादून में अध्यक्ष जी ने प्रेस की थी, राजेश भंडारी जी के नेतृत्व में लोग मिले थे, ज्ञापन दिया था, और मैंने और गणेश गोदियाल जी ने, हमारे कुछ साथियों ने स्थिति की गंभीरता को इंगित करने के लिए 8 बजे से 9 बजे तक गांधी जी की मूर्ति के सामने रात को कड़कड़ाती ठंड में वहाँ पर मौन व्रत रखा था, ताकि स्थिति की गंभीरता को समझें। मुख्यमंत्री जी आए, मगर जो अपेक्षा थी, मुझे लगता है कि राज्य प्रशासन स्थिति की गंभीरता का ठीक तरीके से आकलन नहीं रख पाया या मुख्यमंत्री आकलन नहीं कर पाया। जो रिस्पांस होना चाहिए था, केवल जो खतरे में है उनको होटल में रख दो या जहां घर मिले स्कूल में रख दो, नगर पालिका में रख दो, इस रिस्पांस की मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं होती। मुख्यमंत्री वो राज्य के सर्वोच्च निर्णायक हैं और न उनसे केवल इतनी अपेक्षा होती है कि वो ये कहेंगे कि 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो बाद में शायद उनको खुद ही झेप लगी, उसको 5 कर दिया। जबकि
वैसे जो कल संघर्ष समिति के लोगों सबकी राय से हमने उसको कहा कि 50,000 रुपये की अहेतुक सहायता, लेकिन जो बेसिक प्रश्न है, बुनियादी प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और शासन और केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार भी अभी तक झपकी लेती हुई दिखाई दे रही है, ऊँगी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 लोगों का एक नमामि गंगे के अंतर्गत एक 3 लोगों की टीम बना करके, अभी वो टीम भी आई या नहीं आई हमें जानकारी नहीं। अब इतनी बड़ी है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स को यही कैंप करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को यहाँ कैंप करना चाहिए था, लोगों में दहशत न हो, उनको डर पैदा न हो, भरोसा दिलाने के लिए आवश्यक था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हर संभव हर मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं। इसमें एक फैसला जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है, राजेंद्र भंडारी जी से हमने बातचीत की और लोगों से भी बातचीत की, संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की, यहाँ के प्रभावित लोगों से बातचीत की कि जोशीमठ के लगे हुए कुछ सुरक्षित स्थान हैं, एकदम जोशीमठी के भाग हैं जहाँ सरकारी भूमि भी है, वहाँ नया जोशीमठ बसाया जाना चाहिए। और जिन लोगों के घर खतरे में हैं, जिनको टूट गए हैं, जिनको ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि दरार का मतलब पहाड़ों के अंदर घर नाकाम, फिर वो बेकार निष्प्रयोज हो जाए, तो उनको बद्रीनाथ में जिस तर्ज पर मुआवजा दिया गया है, जिनको हटाया गया है, जिस तर्ज पर बद्रीनाथ को मुआवजा दिया गया है, उस तर्ज पर यहाँ भी चाहे वो होटल है, चाहे आवासीय गृह है, चाहे वो है, और जो किराए पर और दूसरे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे तरीके से रह रहे किराएदार हैं, उनको भी इस मुआवजे की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। और उसके लिए भी मापदंड जो है, जो उपलब्ध है, यदि बद्रीनाथ में उपलब्ध है, लेटेस्ट है वहाँ का, और यदि बद्रीनाथ में उपलब्ध नहीं है तो जो तरीका हमने केदारनाथ में अपनाया था, उस तर्ज पर किराएदार और दूसरे लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ये पहला जो है, जो बड़ा दूसरा रिस्पॉन्स जिसकी हम मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अहेतुक सहायता, क्या ये बात सबको नहीं लग रही है कि बिजनेस में एकदम स्लम्प आ गया है? जो जोशीमठ इस समय खिलखिलाता हुआ लगता था, उत्साह में भरा हुआ लगता था, भरा पूरा लगता था, वो जोशीमठ इस समय उदास सा रुआसा सा है। जो लोग स्थानीय लोग यहाँ पर खुद अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, वही सब दिखाई दे रहे हैं जो है। तो आपने अहेतुक सहायता कम से कम 50,000 रुपया होनी चाहिए, और उसमें पीड़ित न पीड़ित का डिस्टिंक्शन भी नहीं है, जो यहाँ के वो है। मैं तो उसमें सबको सम्मिलित करता हूँ, चाहे हमारे मीडिया के दोस्त हों और दूसरे दोस्त हों, शासनिक अधिकारी हों। और एक इंस्ट्रक्शन माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए था कि प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ लेवल के तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक विस्थापन। ये ऐसा नहीं है कि आए और गए और आदेश जारी कर दिया, इसको सुपरवाइज करने की जरूरत है पूरी चीज। ये एक बड़ी वो है। अब इसके बाद सवाल आता है कि जो जोशीमठ है उसका, ये जोशीमठ कोई साधारण, ये देवभूमि है, ये हमारी संस्कृति की उद्गम स्थली है। राज्य प्रशासन व्यवस्था यहीं से कत्यूरी वंश का चला था, जो पहला यहाँ का सिविलाइज शासन था, वो यहीं उसकी राजधानी थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं से सनातन धर्म का प्रादुर्भाव वो किया था, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी आदि गुरु शंकराचार्य। भगवान नरसिंह यहाँ साक्षात रूप में विद्यमान है। बद्रीश यहाँ शीतकाल में अपने प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ ब्रह्मांड जैसी हमारी संस्कृतियों का ये केंद्र स्थल है।
जिनको यूनेस्को ने भी संरक्षित स्थल माना है। जैव विविधता औली से लेकर के अब हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैंठंडा में द्रोणागिरी है, जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे, तो ये जैव विविधता का भी केंद्र है। ये हर तरीके से जोशीमठ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसकी एक एक कण महत्वपूर्ण है। इसलिए पुराने जोशीमठ का जो भी ये जोशीमठ है, इस समय जो जोशीमठ है, नया जोशीमठ बनाया जाए और ये पुराने जोशीमठ के को संरक्षित किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसको स्वस्थ स्वरूप में लाया जाए और उसके लिए निर्माण कार्यों पर यदि रोक लगाना आवश्यक है, चाहे वो टनल हो, विद्युत परियोजना हो, चार धाम प्रोजेक्ट के लिए अंधाधुन कटिंग हो, बाईपास हो, ये जब तक ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के नीचे अलकनंदा और धौली के संगम पर सब ठोकर आदि सब बनने के दूसरे तीसरे सारे पुख्ता काम जब ये हो जाए, नहीं अब जो है संरक्षित है, फिर उसके बाद विचार करिए कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, वो भी पूरी वैज्ञानिक खोजबीन के बाद यहाँ की मिट्टी का टोटल परीक्षण करके भूगर्भीय मिट्टी, दूषित चीजों का जितने सेगमेंट्स हैं सबका अध्ययन करने के बाद तब जाकर के निर्णय होना चाहिए। क्योंकि जोशीमठ जिस स्वरूप में है ये पूजनीय है, उत्तराखंड का शीर्ष है, हमको इसी रूप में चाहिए और इसके लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया है, सब लोगों से परामर्श करके किया गया है। वो जो है भंडारी जी आप में बाद में विकसित कर देंगे। भंडारी जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके संयुक्त नेतृत्व में और शेरपी, ये तीन लोगों के संयुक्त नेतृत्व में हम लोग कल परसों तक कोशिश करेंगे, नहीं परसों तक जब भी देंगे हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन जोशीमठ से 90 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी दिखे तबाही के निशान, खतरा हर तरफ। कुछ बिंदु हमने अभी नहीं रखे हैं क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा हो जा रहा था, लोगों को लगता कि हम खाली व्याख्यात्मक उसमें जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश है, तो वो हम प्रस्तुत करेंगे। ये अभी तक हमने तय किया है। मैं अध्यक्ष जी से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम सबसे पहले चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए केंद्र के द्वारा, क्योंकि जो मानक हैं राज्य के और राष्ट्रीय उसमें बहुत फर्क है और मुझे लगता है कि न्याय तभी हो पाएगा जब हम इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में माने और सरकार जो है उसको राष्ट्रीय आपदा का जो है दर्जा दे। दूसरा, एक यहाँ पर दो तीन चीज़ें मेरे नॉलेज में आई लोगों से मिलने के बाद, उनको लगता है कि एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो जेपी का प्रोजेक्ट था उसकी वजह से दिक्कतें हैं। साथ में ड्रेनेज को मेन उन्होंने कहा गया है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से टाउनशिप डेवलप होती है, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और यहाँ पर एक प्रश्न और आया था, एक मेरे भाई ने कहा था कि आप देर में आए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही देहरादून में प्रेस भी की थी और परसों आदरणीय प्रीतम सिंह जी यहाँ आए हैं हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और कल से माननीय हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, हमारे विधायक जी यहाँ कैंप करें हैं। और आपको संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि ये आपदा आज शुरू नहीं हुई, इसमें 2021 से लोग घेरे में आने लगे थे और लोगों ने बात करी थी। और मुझे याद है कि आज से 8 महीने पहले लगभग मैं और आदरणीय विधायक जी यहाँ का जो पहला वार्ड है वहाँ जब भूख जैसा हुआ था हम उसमें गए थे, हमने लोगों के ज्ञापन भी लिए थे और उसमें चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके। 7 महीने पहले करीब यहाँ के अस्पताल में जो नागरिक चिकित्सालय है उसमें वो धस रहा था, उसमें क्रैक्स आई थी, उस समय भी हम लोग जोशीमठ में थे। तो ऐसा नहीं है कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है। दिक्कत यह है कि जो तात्कालिक विधायक थे, जब इसका खराब रूप सामने आने लगा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए था कि उन्होंने जब यहाँ के एनजीओज ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो 2021 से लेके वो अभी तक कहाँ थे, उन्हीं की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए, विपक्ष से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वो भी वो विपक्ष जो लगातार पिछले 7-8 महीने से लगातार जोशीमठ में मेरा आज 5वां दौरा है, अगर आप लोगों की नॉलेज में ये बात होगी भी, तो ऐसा नहीं है।
दूसरा हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को, जैसा कि आदरणीय रावत जी ने कहा कि प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के लोगों से आज के दिन भी ये कह रहे हैं, जब जले में नमक छिड़कने जैसा है, कि वो ये आज भी ये कह रहे हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ, या जेपी के प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ। लोगों के मन में एक आशंका है, उसको गार्जियंस को इस तरीके से, क्योंकि प्रशासन और सरकार गार्जियन के रूप में यहाँ पर है, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। और विस्थापन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चमोली जिले में आज भी 700 कुछ लोग पिछले कई वर्षों से विस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनसे कहा गया था कि आपको विस्थापित किया जाएगा। तो इतनी भारी संख्या में इसको कैसे किया जाएगा? हम एक कमेटी यहाँ और बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे संग जूलॉजिस्ट भी होंगे, आदरणीय विधायक जी उसमें होंगे, आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी विधायक उसमें होंगे, आदरणीय गोदियाल जी उसमें होंगे, आदरणीय मनीष खंडूरी जी होंगे, और कुछ जूलॉजिस्ट होंगे, अनुकृति जी होंगे, और यूथ की तरफ से हमारे भुल्लर साहब उसमें रहेंगे। ये कमेटी यहाँ कुछ दिन प्रवास भी करेगी और लोगों से मिलकर, और जूलॉजिस्ट जो उसमें रिपोर्ट देंगे, उसमें ऐसे सती जी हैं, अन्य जूलॉजिस्ट हैं, जिन लोगों को आदरणीय गोदियाल जी भी आमंत्रित कर रहे हैं, और अगर वो उस कमेटी में आने के लिए तैयार होते तो एक टेक्निकल रिपोर्ट भी हम सरकार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा हाईकमान भी रहेगा, आदरणीय रावत जी के नेतृत्व में, आदरणीय भंडारी जी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलकर उसमें अपील करेंगे, और हम चाहेंगे कि बहुत ही विशेषज्ञ जो लोग हैं, जो इस तरीके की चीजों के एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ भेजा जाना चाहिए। मेरा एक कंसर्न और है, वो मैं आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हमने बचपन में जूलॉजी से लेकर अन्य चीजों में पढ़ा है कि जब जब इस तरीके के भूदशाव होते हैं, वो क्रस्ट के हिलने का नतीजा भी माना जाता है। और क्योंकि टिहरी में भी दरारें आई हैं, हमारे यहाँ जोशीमठ में भी दरारें हैं, वहीं आपके कर्णप्रयाग में दरारें हैं, और हिमालय क्षेत्रों में भी इस तरीके की सूचनाएं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मिल रही हैं। तो ये कहीं किसी बड़े भूकंप की पहली आहट ना हो, क्योंकि ये हम लोगों ने और आप सभी पढ़े लिखे लोगों ने देखा है कि जब जब जमीनें उठती बैठती हैं तो उससे एक खतरा आगे का होता है। तो सरकार को उसके लिए भी एहतियाती कदम उठाने चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि जोन 5 है, सेस्मिक जोन 5 है ये वाला एरिया जिसमें ये सब कुछ हुआ है, तो कहीं कोई आने वाले समय में कोई बड़ा भूकंप ना आए, उसके लिए भी लोगों को तैयार करने, मेंटली तैयार करने की भी जरूरत है। और क्या मेजर स्टेप्स उसके लिए उठाए जाने चाहिए बचाव के लिए, वो अभी से सरकार को तय करना चाहिए। यही मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आदरणीय भंडारी। पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, बहुत आभार है हमारे रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भुल्लर साहब आए हुए हैं, हमारे गोदियाल जी हैं, और पत्रकार बंधु। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पिछले 1.5-2 वर्षों से जोशीमठ में दरारें आ रही है। हमने ज्ञापनों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से कई बार सरकार को ज्ञापन दिए, सरकार ने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया। और आज हमारी एक मुख्य मांग है कि संपूर्ण जोशीमठ को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित माना जाए। ये कोई पार्ट का हिसाब नहीं है इसमें, ये संपूर्ण जोशीमठ को, जितना शहरी क्षेत्र है जो टाउन एरिया के अंदर आता है, जितने वार्ड हैं यहाँ, सारे वार्डों को, सारी नगर पालिका के क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र माना जाए। और सबसे बड़ी बात जो है, जिन घरों में दरारें आ गई हैं, कोई घर रहने की स्थिति में नहीं है, क्यों नहीं उनका 1 टाइम सेटलमेंट होता है। सरकार तत्काल निर्णय ले। अब कोई मीटिंगों का समय थोड़ी है, बार बार आप मीटिंग करें, निर्णय ले सरकार, और निर्णय लेकर के सरकार बताए कि किस घर की वैल्यू कितनी है, उसको उसके अनुसार उसका मुआवजा दिया जाए, और उनको जमीन आवंटित किया जाए जोशीमठ से लगी। और बड़ी बात क्या है, यहाँ एनटीपीसी को बचाने का धंधा चल रहा है। मैं कहता हूँ कि एनटीपीसी के भारी विस्फोट के कारण ये लैंडस्लाइड हुई है, जो तपोवन विष्णुघाट 11 किलोमीटर की परियोजना बनाई जा रही है। ये उसने जब भारी विस्फोट किया, मशीन टर्नअराउंड से काम किया, भारी मशीनें लगाई, उसके वाइब्रेशन से जितना मक्का पानी, वो सारा सब गवाह है इस बात का कि कितना पानी मक्का आया जा रहा है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि तत्काल प्रभाव से एनटीपीसी को ले अस्थायी रूप से उसको बंद किया जाए। हमको ऐसी परियोजनाएं नहीं चाहिए जो विनाशक हों, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और
पहले भी बहुत सारी योजनाएं इंसान के मद्देनजर जो है उनकी रक्षा के लिए बंद की गई है, ये भी बंद की जानी चाहिए। और कोई भी सरकारी मुलाजिम एनटीपीसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये क्यों एक प्रश्न बना हुआ है कि एनटीपीसी को बचाया क्यों जा रहा है? जिस एनटीपीसी के कारण हमारा जोशीमठ पूरा हिल गया है, सारा हलचल मच गई है, उसको तत्काल बंद किया जाए। और हमारी एक मांग और है, जो लोग जिन घरों में अभी भी दरारें आई हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया है, उनको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। और जिन लोगों का भी बैंक का ऋण ले रखा है, पहले तो उनका बैंक का ऋण माफ कराया जाए, नहीं तो जो इंटरेस्ट का पैसा है, जो ब्याज का पैसा है, उसको माफ किया जाना चाहिए। लोगों के मवेशी अब लोगों ने कमरों के अंदर बांधना मवेशियों को बंद कर दिया है, वो खुले आसमान के नीचे है। क्यों नहीं सरकार तत्काल प्रीफेड मकाने बना करके क्यों नहीं हमारे पशुओं को जो है कैटल शेड और कैटल फीड और कैटल सेट बनाए और तत्काल बना करके उनको वहां रखे। ये भी तो सरकार का काम है। मैं देख रहा हूँ आए दिन जो है सरकार करी, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी परसों बड़ी आशा लोगों को लगी हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हम भी बहुत आशान्वित थे। जगह जगह वार्डों में लोग इंतजार कर रहे थे, महिलाएं कर रही थी, पुरुष कर रहे थे, प्रभावित लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जाएंगे, कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। मायूसी हाथ लगी है। केवल इतना भर की 4000 रुपए किराया दिया जाएगा, इसके लिए कोई बैठा हुआ था क्या? और कल जाकर के जब मैंने देखा 5000 रुपये से निवेदन है। हम सकारात्मक रूप से साथ खड़े हैं, हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम साथ होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए उनका वैल्यूएशन जो माननीय हरीश रावत जी ने बोला है, बद्रीनाथ की तर्ज पे 76 लाख रुपए पर नाली का वहां पर दिया जा रहा है। उस 76 लाख रुपए नाली के हिसाब से जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाती सभी पत्रकार साथियों को, अरे भाई तुम लोग पीछे हल्ला कर रहे हो, तुम लोग जरा चुप तो हो जाओ कम से कम यार। हमारे माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी, आदरणीय हरीश रावत जी, मंचासीन हमारे नाम छोड़ो, आदरणीय विधायक भंडारी जी और मंचासीन सभी नेतागण और हमारे प्रिय पत्रकार साथी, जोशीमठ में आई हुई इस आपदा में, जिसमें कि आज प्रत्येक जोशीमठ का रहवासी, यहाँ का नागरिक बहुत ही दुखी है, मायूस है, चिंतित है। हम सब लोग उनकी चिंता के साथ अपने को जोड़ते हुए यह बात कहना चाहते हैं कि आज समय इस आपदा के कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राहत और बचाव के कार्य, पुनर्वास के कार्य और जो ये स्थान खिसक रहा है इसको रोकने के लिए उपाय, ये तीनों समानांतर रूप से होने चाहिए। कल हमारी स्थानीय लोगों के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में सबका ये आशय है कि इसे संपूर्ण जोशीमठ को, जैसे कि भंडारी जी ने कहा और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संपूर्ण जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ये राज्य के आपदा के मानक इस प्रकार के हैं कि जब छत जमीन पे आ जाएगी तब उसको टूटा हुआ माना जाता है, लेकिन और उसमें 1 लाख 1.5 लाख का मुआवजा, 1/20 का मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो किसी भी हाल में रहने लायक नहीं है। इसलिए सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके, जिस प्रकार 2013 में केदारनाथ आपदा के तहत स्वनिर्धारण समितियों के माध्यम से सरकार ने कंपनसेशन दिया उस समय, और या जैसे अभी बद्रीनाथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी को या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जिस मानक के आधार पर उन्हें कंपनसेशन दिया गया, वही कंपनसेशन की दर यहाँ भी लागू की जाए। मूल रूप से मेरा बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं है, 3 समानांतर रूप से चलने वाली जो बातें हैं वो ये है, सरकार ये तीनों को साथ करे। एक तो राहत और बचाव कार्य, दूसरा पुनर्वास, और तीसरा ये जो प्रभावित भूमि है, इस भूमि को हम इसके भाग्य पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि जो होगा होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए तत्काल उपाय किए जाए, क्योंकि अगर ये भूमि बहती है, नीचे जाती है, धंसती है, और तो बाकी का जो बचा हुआ इलाका है वो भी निश्चित रूप में बुरी तरह प्रभावित होगा। और इसके धंसने के बाद किसी भी हाल में जोशीमठ को बचाने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। इसलिए समय रहते हुए, अभी भी समय है,
इसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, पुनर्वास की व्यवस्था करें, लोगों के बचाव की व्यवस्था करें। ये तीनों समान। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज हमारे बीच में बहुत आदरणीय माननीय हरीश रावत जी यहाँ पर है। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। बहुत सम्मानित हमारे राजन भंडारी जी यहाँ पर हैं, गणेश गोदियाल जी यहाँ पर हैं, हमारे यूथ के सुमित भाई आज यहाँ पर हैं। मैं आप सभी का भी बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। और जब कल जोशीमठ आना हुआ तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ब्रीफ करी है, लेकिन जो एक पहलू है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। जब जोशीमठ कल मैं पहुंची तो बहुत सारे यूथ से मुलाकात हुई, बहुत सारे जो युवा बच्चे जो रीमाइग्रेट कर जोशीमठ आए हैं, और उनका यही कहना था कि हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा लेने के बाद, जिस तरीके से सरकारें और हमेशा इस बात को कहा जाता है कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है, वो लोग रीमाइग्रेट करके वापस आए हैं। आज उनका भविष्य भी संकट में है, क्योंकि जोशीमठ में बहुत सारे होम स्टेज के माध्यम से या अपना जो स्वरोजगार है उसके माध्यम से उन लोगों ने अपने जीवन को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की थी, अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाया था जहां वो खुद को स्वरोजगार से जोड़ पाए। और आज क्योंकि जोशीमठ इन परिस्थितियों में है, तो मैं सोचती हूँ कि ये एक बात है जो सरकार को भी बहुत सीरियसली लेनी चाहिए कि जो हमारा यूथ है उसके लिए, उसके स्वरोजगार के लिए, उसके रोजगार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या एक प्लान होगा, वो भी प्रॉपर्ली डिफाइन करना जरूरी है। तो थैंक यू। और कोई सब आई गई बात, तो आप सब